नमस्कार नीमच नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और 2 कमरों से एक स्कूल शुरू किया और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। जी हाँ, हमारे बीच है देश की प्रसिद्ध ज्ञानोदय शिक्षण समूह के ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती माधुरी जी चौरसिया। एक जाना पहचाना नाम है, नीमच की बहू है और नीमच में उन्होंने अपनी एक अलग राह बनाई है। तो आइए जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष को और सफलता के शिखर को। मैडम, आपका नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम जानेंगे कि आपने जिस तरह से शुरुआत की और जो सफलता पाई है। तो आप नीमच की बहू हैं, आप बेटी अजमेर की है शायद, तो बताइए कैसा रहा आपका जीवन और कैसे शुरुआत हुई। नमस्कार। आज आपके इस नीमच टुडे कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ आपको। और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने अजमेर का नाम लिया, तो मेरी स्मृतियाँ जो हैं वो पूरी उन गलियों और उन चौबारों तक पहुँच गई अजमेर के बापू नगर के मकान नंबर 14 मोहन कुटीर, जिसमें जिससे निकलकर हम खेला कूदा करते थे, घूमा करते थे और सावित्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। तो वे सब दिन मुझे याद आ गए मेरे पापा स्वर्गीय श्री भगवान चौरसिया जी, जिनकी मैं बेटी हूँ और उस पर मुझे बहुत गर्व है। वे एक और कॉमरेड थे और दूसरी ओर वे एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, जिन्होंने अनेकों कविताएं, अनेकों लेख, कहानियाँ और कई संग्रह उनके प्रकाशित हुए। और उनके संस्कारों का, उनके जो उन्होंने मुझे विचार प्रदान किए, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष इस रूप में उपस्थित हूँ। और मेरी मम्मी, मेरी दादाजी को मैंने देखा नहीं, उन सबका जो स्नेह, जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और उस असीम ऊपर वाले की शक्ति का, एक अदृश्य शक्ति का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, उसकी वजह से आज मैं ऐसे स्थान पर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक की सावित्री गर्ल्स में की, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हमारे अजमेर के गवर्नमेंट कॉलेज से की। और इस बीच चूंकि मेरे पापा एक साहित्यकार थे, उनकी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं थी, वे अभिव्यक्ति चलाते थे, वे नाट्य रंगलोक चलाते थे और वे अपने यूनियन के लीडर थे। और यूनियन जो दूर संचार विभाग है, उसमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते थे और हमारे स्कूल में हर सैटरडे को एक एक्टिविटी होती थी। जो हर सैटरडे को उन एक्टिविटीज़ में जो मैंने भाग लेने का सिलसिला मेरा क्लास 4 से शुरू हुआ, तो वो मैं उसी उसी का प्रतिफल है कि मेरे व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के आयाम स्थापित हुए। और शनिवार के दिन जब बाल सभा हुआ करती थी, तो मेरे पापा की मदद से मैं सारे कार्यक्रम में मैं भाग लेती थी और पुरस्कार भी मुझे प्राप्त होते थे। और सब जैसे ही मैं आती थी तो कई लोग तालियां बजाते थे और कई लोग ये चुईया इनाम लेकर जाएगी, अच्छा। इस प्रकार के आक्षेप भी मुझसे लगाते थे। मैं बहुत छोटे कद की थी पहले। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मेरे पापा जो हैं, उन्होंने मतलब मुझे समय समय पर आलेख प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलाया और निबंध प्रतियोगिताएं, और मुझे वो बताया करते थे। और उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, उसकी वजह से मेरे व्यक्तित्व में इतने सारे पहलू उपस्थित हुए हैं। और यही कारण है कि 17 साल की उम्र में मेरा देश की प्रतिष्ठित पत्रिका समाज कल्याण में पहला आलेख छपा था। जी तो धन्यवाद। नीमच नीमच में शादी कब हुई और नीमच कैसे रिश्ता बना अनिल भाई साहब से। इसकी कहानी भी एक छोटी सी है जी। कि जो मेरी बड़ी भाभी जी यानी कि मेरी जेठानी जी हैं, वो रिश्ते में मेरी बहन भी लगती है, मेरी बुआ जी की बेटी। तो वो हमारे घर नियमित आया करती थी। तो जब वो एक बार आई थी तो मेरी शायद उम्र 18 साल, सवा 18 साल की रही होगी। तो उन्होंने अपने देवर जी यानी कि आपके अनिल चौरसिया जी के लिए मुझे पसंद किया था। और बहुत जल्दी में ये सब कुछ हुआ था।
यानी कि मैं तो शादी कितने के मायने भी कितने नहीं साल समझती की थी। कितने साल की उम्र में शादी हुई? मैं 19 साल की भी नहीं थी, अच्छा, उससे भी छोटी थी। तब आपका ग्रेजुएशन हो गया था? नहीं, मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर पास किया था। फर्स्ट ईयर फर्स्ट और मुझे तो शादी के मायने भी नहीं आते थे। जब मैंने पूछा मेरे मम्मी पापा से, स्पेशली मेरी मम्मी से, कि मम्मी मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि अच्छे रिश्ते मुश्किल से आते हैं और तुम्हारी दादी की इच्छा है इसलिए हम जल्दी शादी कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर पास करके वहाँ से आई थी और 1981 में मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई थी तो पारिवारिक वातावरण आप जान सकते हैं कि आज से 81 यानी कि आज से इतने साल, 40 साल पहले। 40 से भी अधिक हो गए, उससे भी पहले का जो समय था उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे परिवार की एक आदर्श बहू बनकर रही। और मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने मतलब मुझे बहुत, मेरा बहुत साथ दिया, उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पर रहा और उन्हीं की कृपा से मैंने अच्छा, पढ़ाई। जिस समय आप आए थे उस समय आप फर्स्ट ईयर करके आए, तो यहाँ वो माहौल मिला था पढ़ाई का, जो आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रही? शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई थी जी, क्योंकि एक पारंपरिक परिवार की बहू और एक मतलब व्यावसायिक परिवार की बहू उस समय पढ़ाई करने के लिए जाए ऐसा वातावरण नहीं था। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी, मुझे संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन मैंने अनिल जी के सहयोग से पढ़ाई की थी और फिर बाद में मेरे परिवार के लोग भी पढ़ाई के महत्व को समझने लगे थे और उन्होंने फिर मुझे पूरी छूट दे दी थी। और पूरे मेरे परिवार के सहयोग की वजह से ही मैं आगे बढ़ी। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मैंने, नीमच से किया? जी हाँ, मैंने तब गर्ल्स कॉलेज यहाँ, था क्या? नहीं, मैं ज्ञान मंदिर महाविद्यालय में प्राइवेट तौर पर हाँ, पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन की गई थी। और बाद में मैंने एमए सोशियोलॉजी पीजी कॉलेज से प्राइवेट तौर पर मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और 1987 में मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी। तो लेकिन वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं घर पर आके मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा था कि मैं अच्छा, ये पढ़ाई के बाद जब आप स्कूल शिक्षिका के रूप में उभर रहे थे, हाँ, उस समय जब ये ट्राई कर रहे थे कि नौकरी मिल जाए, तो इसका भी तो विरोध हुआ होगा घर में? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन धीरे धीरे जब हमारे बहुत अच्छे लोगों से रिश्ते बनते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं तो लोग अपनी बात मानने लगते हैं। जी, जी, तो थोड़ा सा विरोध हुआ था लेकिन फिर बाद में सब बहुत अच्छा हो गया था। और इस बीच मैं गुणवंत भाई का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि वो एक पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था। यानी कि जब हम गुणवंत गुणवंत गोयल जी? गोयल जी हाँ, अच्छा, अच्छा। एक बार मैं और मेरे जेठानी जी हम मार्केट से आ रहे थे तो गुणन गोयल ने मुझे रोक कर बोला, उस समय तक मेरे पत्र पत्रिकाओं में आलेख छपते थे, हाँ, हाँ। तो उन्होंने मुझे रोक कर बोला कि भाभी जी नमस्ते, मैं गुणवंत गोयल और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलिए। बोले हम पत्र लेखक मंच चलाते हैं, आप उसके सदस्य बनेंगी। फिर मैंने अनिल जी से बात की और मैं उसके सदस्य बन गई थी। इस तरह से मेरा पहली बार नीमच में समाज में आना हुआ था। वो एक स्कूल का जो आप किस्सा सुना रहे थे कि किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गए हाँ, वो मैं तो मना किसी करे स्कूल थे। में हाँ, इंटरव्यू देने गई थी लेकिन मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, 46 पर मार्क्स मैंने 50 आउट ऑफ गेन किए थे। लेकिन कुछ अ, विचारधारा का विरोध या जो भी कहें, मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा ईश्वर ने लिखा था, इसलिए मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो आप जानते हैं कि घर में आके मुझे बहुत दुख हुआ था तो मेरे आंखों में से आंसू आए थे। तो मेरे पति अनिल जी जो है वो मेरे आंसू नहीं देख पाए थे। एक तरफ तो मेरे आंसू और दूसरी तरफ शायद उनके मन में कोई गुस्सा। वो गए और उन्होंने संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया ज्ञानोदय शिक्षण समिति का। और 1987 में मतलब मैंने, ये जिस स्कूल में आपको नौकरी नहीं मिल पाई, फिर उसी समय ये तय हो गया था कि अपन को स्कूल शुरू करना है। हाँ, नहीं, ये मुझे पहले ही मतलब मेरे मन में पहले ही था। हम्म। एक छोटी सी घटना बताती हूँ आपको बहुत संक्षिप्त में जी। कि मैं फोर्थ क्लास में थी तो हमारी एक प्रेम मैडम थी। तो वो मुझे जो है ना, उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर, मेरे घर पे ये कॉपियाँ चेक करने के लिए रख दो। तो मेरे को कॉपी चेक करने का बहुत शौक था। तो जब मैं एक छोटी सी बच्ची की, 9 साल के बच्चे की कहानी सुना रही हूँ आपको, तो उन्होंने मुझे कॉपी चेक करने को कहा और मेरा 2 किलोमीटर दूर घर था। मैं इतनी सारी कॉपियाँ अपने हाथ में और एक बैग में लटका के अपने घर ले आई और वहां पर मैंने सारी कॉपियों को बड़े बड़े लाल निशान लगाए। और फिर अगले दिन मैंने कॉपी उनकी टेबल पे रखी और वो इतनी परेशान कि मेरी कॉपियां गई कहाँ। और फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने मुझे मेरी जो धुनाई लगाई और मेरी जो पिटाई लगाई उसको मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी क्योंकि मैंने उनकी जगह सारी कॉपी सारी लगे आपने 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 मैंने चेक कर चेक ली? कर दी थी। अच्छा, वो और उन्होंने चेक करा, वो काफी सही निकली थी? नहीं, वो तो आप वही जाने। लेकिन ये है कि मेरी इतनी धुनाई लगी है, वो धुनाई को मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और शायद
उस धुनाई का ही प्रतिफल है हाँ, कि मतलब मेरे टीचर मन में शिक्षिका बनने का जुनून बचपन से था। फिर मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई। और हमारे पास में त्रिपाठी अंकल रहते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी बिटिया थी, उनकी शादी जो है शशि दीदी त्रिपाठी, उनकी शादी जो है किशनगढ़ में हुई थी। और वहाँ पर उनका स्कूल था। तो जब भी वो आती थी तो हम लोग स्कूल की बात किया करते थे। तब से मेरे मन में स्कूल खोलने की इच्छा थी। फिर यहाँ और नीमच में अनिल जी को मैंने पहले ही बोला था मुझे स्कूल खोलना है और मैं एक्सपीरियंस के लिए कहीं जॉब करना जॉब चाहती करेंगे। हूँ। तो लेकिन अच्छा, उससे उससे पहले अपने कहीं चोरसा परिवार में किसी स्कूल की कोई शुरुआत नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, वो हम लोगों ने जैसे तैसे शुरुआत तब की थी। ये ज्ञानोदय जो आज विश्व प्रसिद्ध नाम हो गया, ये कहाँ से ढूंढा ये सब? ज्ञानोदय अनिल जी का दिया हुआ नाम है। अच्छा, और ये यदि कहा जाए तो पंडित जी जो कि शिव शिवनारायण नारायण जी जी को, गॉड है, हाँ, वो उनका जो ज्ञानोदय है, जो आज राजेश भाई जो उसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, उनके नाम को देखकर ही हमने ये नाम दिया। ज्ञान का उदय, ज्ञान का उदय। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय। तो जो दो जब स्कूल शुरुआत किया था तो चूड़ी गली से ही आपने शुरुआत की, जो एक मध्यम वर्गीय और एक ओबीसी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर कोई व्यक्ति अगर स्कूल शुरू करता है तो अच्छे स्थान से करता है, लेकिन आपने एक ऐसे स्थान से स्कूल शुरू किया जहाँ पर बच्चों के आने की संभावना कम थी और नए लोग उस तरह की मदद कर पाते थे। स्कूल खोलने से पहले मैंने घर पे एक छोटी इंडस्ट्री डाल ली थी, अच्छा। मोमबत्ती बनाने की। हम्म, और मैं मतलब मोमबत्ती बनाया करती थी। और अप्पू मोमबत्ती हमारी थी, ब्रांड था हमारा। अच्छा, और आपको, वो अप्पू, अरे वाह, और वो जो है मतलब हमारे चूंकि हमारा जनरल स्टोर है और अनिल जी के बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे जनरल स्टोर्स पे, तो वो वहाँ पे दिया करते थे। तो मतलब हम मेरी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी। और मेरे बेटे का जन्म हुआ था 1981 में, 83 में। तो उस समय मैं ये मेरे इंडस्ट्री चल रही थी। और उसके बाद 87 में स्टार्ट किया था। लेकिन आप जानते हैं कि अ, परिवार में ऐसे विशेष कोई ये तो था नहीं आकर्षण कि भाई बहू से हमको स्कूल खिलाना है। ये तो मेरा पर्सनल था, मतलब मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। तो इसलिए मतलब साधन सीमित थे, संसाधन सीमित थे, इसलिए हमने चूड़ी गली में एक 250 रुपए का मकान लेकर 10 रुपए फीस से स्कूल शुरू किया था। 10 रुपए फीस है। जी हाँ। कितने कमरों थे उस मकान में? उसमें एक छोटा सा ऑफिस था हाँ, और 2 कमरे थे। दो और कमरे। वो ऑफिस तो पटाखे का मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, तो उसका जो खोखा था उसके ऊपर मेरे जो एक छोटा सा टॉवल और एक कुर्सी लेकर मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, कितने बच्चे आए थे शुरू में? पहले साल में 50 बच्चे थे। 50 बच्चे और थे। पहले साल की कमाई मेरी 500 रुपए थी। अच्छा, और उसमें जो मेरे मेरे हर महीने का खर्चा था, वो 150 रुपए हम दीदी को देते थे और 150 रुपए एक हमारी जनक दुलारी मैडम थी उनको देते थे। और 250 रुपए हम बस किराया देते थे। किराया देते ऐसे हमने शुरुआत की थी। थे। अरे वाह, तो मतलब तो 50 बच्चे थे और 10 रुपए फीस थी कुल दस बच्चों रुपए फीस थी की। हाँ, और साल की आखिरी की कमाई 500 रुपए 500 रुपए थी। थी। अच्छा, ये जो बच्चे आते थे तो तब उधर एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे नहीं, थे बच्चे आते थे। कई बार ऐसा भी होता था बच्चे 10 रुपए भी नहीं दे पाते थे। नहीं दे लेकिन पाते। हमने कभी फीस के लिए किसी के एग्जाम को नहीं रोका। और आज ये परंपरा हमारे कॉलेज में भी है। हम सख्ती जरूर करते हैं, लेकिन किसी को रोकते नहीं है बिना फीस के। यदि वो नहीं दे पाता है उसका एग्जाम करवा देते हैं। हाँ, अंत में मार्कशीट रोक लेते हैं, लेकिन ऐसे किसी के साथ ऐसा नहीं करते। तो ये 2 कमरों से जो स्कूल शुरू हुआ, प्राइमरी मतलब मेरे ख्याल से 5वीं तक रहा होगा वो स्कूल आपका? 8वीं तक हुआ था धीरे धीरे। 8वीं तक क्या था? फिर मतलब ये कहानी बहुत लंबी है, धीरे धीरे देखिए। फिर पास में हमने स्कूल की बिल्डिंग भी बना ली थी। वही तरी घर घर के पास हमारे धीरे धीरे स्कूल की बिल्डिंग बना ली थी। इधर सामाजिक संस्थाओं से भी मेरा जुड़ाव था। मैं उन संस्थाओं को कभी नहीं भूलूंगी जिनकी वजह से मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। जैसे पत्र लेखक मंच, महिला एसोसिएशन, कृति साहित्यिक संस्था, इनरव्हील क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी, शिक्षक कांग्रेस, इन सारी संस्थाओं के माध्यम से मेरे व्यक्तित्व का विकास हुआ कॉलेज है। कॉलेज की शुरुआत कैसे हुई? जैसे अब मेरे ख्याल से नीमच में ही पहला बीएड कॉलेज ही ज्ञानोदय ने शुरू किया, जी हाँ और जी। कॉलेज की नींव कैसे, मतलब स्कूल से कॉलेज का विचार कैसे आया? देखिए ऐसा है, आप जानते होंगे जो कलेक्टर साहब रहे हैं बहुत विद्वान। और अभी भी वो बहुत विद्वान विद्वान तो खैर है ही, अभी भी वो बहुत काम कर रहे हैं। श्री मनोज श्रीवास्तव सर, वो हमारी कृति संस्था में कवि गोष्ठी के लिए आया करते थे। तब हमारी उनसे चर्चा हुई थी। मैंने उन्हें बताया था कि सर हम एक छोटा सा स्कूल चलाते हैं चूड़ी गली में। तो उनको ना जाने क्या लगा कि उन्होंने कहा कि आप इतना मतलब
शायद वो हमारे व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, अनिल जी भी साथ में रहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है मतलब एक बड़ी संस्था बनाओ, और उन्होंने कुछ ऐसे विचार दिए और जिसको कि हम आज मतलब जहाँ पे हमारा महाविद्यालय है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और आदरणीय स्वर्गीय श्री बालसोई जी बैरागी और हमारे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्गी राजा जी, दिग्विजय सिंह जी की विशेष कृपा रही कि उनकी इस कृपा से हम लोगों ने जो है महाविद्यालय की स्थापना की। और इसका विचार, महाविद्यालय का विचार एक हमारे समाज के डॉक्टर गुलाब चौरसिया जी थे, वो एक यात्रा लेकर नीमच आए थे और हमने स्कूल में उनका आयोजन किया था, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल चलाते हो तो इस क्षेत्र में बीएड कॉलेज नहीं है, आप बीएड कॉलेज खोलो। तो उन्होंने विचार दिया, और अनिल जी और बहुत सारे ऐसे लोग, अनाम और नाम जिनका है मेरे दिमाग में, उन सबके सहयोग से ये संस्था बनी। जी जी। तो बीएड कॉलेज स्टार्ट हो बीएड गया। कॉलेज हमने स्टार्ट किया, उसके बाद डीएड कॉलेज स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बीबी हमने खोला। तब तक हमारे सुपुत्र अभिनव चौरसिया, जिन्हें सब प्यार से राजा भैया कहते हैं, वे पढ़कर आए, और फिर उन्होंने मतलब इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में यदि कहा जाए तो उनका ही मुख्य हाथ है। शुरुआत हमने की अभी थी। अभी कितने कॉलेज हैं? अभी हमारे लगभग मतलब ग्रुप के लगभग 14-15 कॉलेज है। फैकल्टीज हैं हमारी, कॉलेजेस हैं, ये जिसमें अपने नीमच के अलावा भी। नीमच के अलावा हमारा मतलब इधर देवास में हमारी बिटिया को भी हमने कॉलेज खुलवाया, दहेज में हमने उन्हें कॉलेज खोल के दिया, और हमारे बेटे ने बहुत सारे कोर्सेज लाए, बहुत धीरे धीरे हमने हमने पहले एजुकेशन के 4 कोर्सेज लाए, फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट, फिर हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट, फिर पैरामेडिकल, उसके बाद में फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फिर फार्मेसी डिपार्टमेंट, फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस तरह से हमारे कम से कम 14-15 डिपार्टमेंट है। आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, 14-15 डिपार्टमेंट है। और उसके बाद राजा भैया की इच्छा थी कि मम्मी हम लोग यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो उन्होंने प्रयास किया और यूनिवर्सिटी खोली। और इधर दूसरी ओर चूँकि नर्सिंग कॉलेजेस को खुद के हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया। और यहाँ पर बहुत सीमित सुविधाएं थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। तो हमने एक बहुत अच्छा आप लोगों को मालूम ही है हॉस्पिटल खोला है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और लोगों का विश्वास मेडिकल लाइन में जमते से जमता है, तो अब विश्वास जमने लगा है और हॉस्पिटल जो है अच्छी कॉलेज बढ़ती है। कॉलेज के साथ एक ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल है, हाँ। वो वो भी मेरे ख्याल से वो प्राइमरी बच्चों से स्टार्ट है। जी हाँ, नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक है। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स हैं उसमें, और हमारे लगभग 1500 बच्चे हैं। और ये हमारे परिवार की डॉक्टर गरिमा चौरसिया, जो मेरी बहू है, वो संभालती हैं पूरा स्कूल, और उनका ग्रुप में भी पूरा निर्देशन है, और हमारी बिटिया। कॉलेज में लगभग कितने स्ट्रेंथ होगी? हम यदि हमारी कंसल्टेंसी भी है, तो कुल मिलाकर देखें तो स्कूल कॉलेज को मिलाकर कम से कम 9,000 बच्चे 9,000 बच्चे हैं। बच्चे हमारे यहाँ पे। एक समय था जब नीमच से बच्चों को शिक्षा के लिए इंदौर उदयपुर की दौड़ लगाना पड़ती थी, बीएड नहीं होता था, नर्सिंग के भी पढ़ाई अपने यहाँ नहीं होती थी, फार्मेसी वगैरह। इसलिए आज इतनी बड़ी उपलब्धि जी, तो लोग दुआएं तो देते होंगे, आपसे फोन करते होंगे कि ज्ञानोदय का जो इतना बड़ा विशाल रूप हो गया है, और आज नीमच के बच्चों को इंदौर उदयपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ती है। नहीं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि मतलब हालांकि हमारी कॉलेज खुलने के बाद में बहुत सारे लोगों ने और भी कदम बढ़ाए हैं, लेकिन प्रथम जो कदम होता है उसका महत्व होता है। तो हम लोगों ने जो कॉलेज खोले, और हमारे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, मतलब किसी भी क्षेत्र में जाती हूँ, यदि मैं बाय द वे मैं ट्रेन में भी बैठी होती हूँ या कहीं फ्लाइट में भी जाती हूँ, या फिर किसी भी शहर के कोने में या आसपास के किसी क्षेत्र में जाती हूँ, तो मुझे मेरे बच्चे दिखते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब जाने पहचाने होते हैं, कुछ बच्चे जो दूसरी फैकल्टीज के होते हैं, मैं नहीं भी जानती हूँ उन्हें, तो वो जब मैं उनको देखती हूँ और जब वो मुझे मतलब जो उनकी जो आंखों के अंदर जो कृतज्ञता के भाव होते हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी कितने बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट हो चुका को। हजारों की तादाद में बच्चे प्लेस हुए हैं, मैनेजमेंट के बच्चे प्लेस होते हैं, स्कूल टीचर्स तो बीएड करने डीएड करने के बाद तो कोई भी बच्चा खाली नहीं होता है, नर्सिंग का कोई भी बच्चा खाली नहीं
और मैनेजमेंट के सारे बच्चे, फार्मेसी के सारे बच्चे लगभग प्लेस हुए हैं। कुछ बच्चों ने अपनी इंडस्ट्री टाइप छोटे उद्योग भी चालू करे हैं, और कुछ महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं जो कि मतलब जॉब नहीं करना चाहते, तो वो लोग अपना काम ज्ञान भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानोदय समूह के चेयरमैन तो अनिल जी चौरसिया हैं। जी ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति आप हैं, जी। तो इस बात को लेके घर में भी थोड़ा सा तंज रहा होगा कि आपको आगे बढ़ा दिया, कुलाधिपति बना दिया और अनिल जी चेयरमैन ही रहे। नहीं देखिए, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और ये मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, उस ईश्वरीय सत्ता का, और मेरे ससुराल पक्ष के, और मेरे जितने भी मिलने वाले लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के हो, और शहर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मुझे दिल से आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, उन सबके सहयोग से आज मैं इस पद पर बैठी हूँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगी, चेयरमैन जो है वो बड़ा पद है कुलाधिपति से, क्योंकि जो चेयरमैन है संस्था, संस्था उसने निर्मित की है ना, और उन्होंने लेकिन मुझे अपॉइंट किया है। उसकी जन्मदाता तो आप हैं। होगा, लेकिन उनके सहयोग के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। मैं चेयरमैन आप भी बन सकते थे। है? चेयरमैन आप भी बन सकते नहीं, मेरा क्षेत्र अलग है ना, मेरा मेरा एजुकेशन फील्ड है। थे। अच्छा। चेयरमैन बन के तो मेरी सीमाएं एकदम, मतलब सीमा बहुत कम हो जाती है, जी, और इसमें तो एजुकेशन फील्ड है, एकेडमिक्स जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी। हाँ। कभी कोई ऐसा प्रसंग याद है कि जब कोई बच्चा आता है फीस के लिए, वो फीस नहीं भर पाता है, आप कई बार आपको फोन लगाता है, तो ऐसे बच्चों को अपन राहत देते हैं। हाँ, बहुत बार, आपको खुद को पता है आप कितनी बार फोन करवाते हैं। और शहर के सब लोगों को पता है, कोई फोन करता है तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ कि भैया हमें भी तो कॉलेज चलाना पड़ता है, हमें भी तो 600 लोगों को वेतन देना पड़ता है, फीस जी नहीं जी आएगी तो हम कैसे करेंगे मैनेज। लेकिन बाद में राहत जरूर मिलती है। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि मैंने कभी, हम लोगों ने, यानी कि मैंने नहीं, हम लोगों ने किसी भी बच्चे को फीस न देने के कारण एग्जाम से वंचित नहीं किया। जी जी। अभी हॉस्पिटल जो खोला है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जी ऐसा लग रहा है सफेद हाथी पाल लिया, क्योंकि जो सुविधाएं आप दे रहे हैं हाँ। उतने पेशेंट नहीं आ पा रहे, और उसको लेकर भी मतलब एक संघर्ष का दौर चल रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सफ़ेद हाथी पाला है हमने, लेकिन वो हमारे राजा भैया का जिगरा है। हाँ, जिगरा शब्द बोलेंगे। जी जी उनकी हिम्मत है। हाँ, कई बार जीवन में निराशा का दौर आता है, लेकिन उस दौर से गुजरना और उसको मतलब फेस करना, मतलब मेहनती और हिम्मत वाले लोगों का काम है। जी तो जी ये सही है कि चौरसिया परिवार के हम चारों पांचों लोग, साथ में मेरे ब्रदर भाई, मेरे अनिरुद्ध चौरसिया, टम्बू भैया, मामा जी, हम सबका जिगरा है कि हम ऐसे संघर्ष भरे मतलब समय को हम बहुत खुशी से झेल रहे हैं। तो लेकिन ये भी देखा है कि हाँ, जैसे मैं अभी एक उदाहरण बताऊं कि हमारे समाज का एक मामला आया था, एक एक्सीडेंट में एक बालक घायल हो गया, हाँ, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था, हाँ जी, और उसका अगर इलाज अगर संभव होता तो बाहर 4-5 लाख रुपए लग जाते हैं। हाँ जी, हम इस मामले में राजे में ऐसे मिले कि इसको आयुष्मान में कवर कराएं, वो कम से कम खर्चे में कराएं। जो 5 लाख का जो खर्चा था वो 50,000 में जो डॉक्टर की फीस में क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मतलब ज्ञानोदय हॉस्पिटल से सुविधाएं मिल रही है, जो बड़े शहरों की, जो हमारा नियमित जिला अस्पताल था उसको रेफर अस्पताल कहा जाता था, अब वो स्थिति नहीं रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी मतलब नीडी लोग आते हैं, और उनका इलाज जो है वो कम से कम, मतलब पैसे में हम लोग करते हैं। और मतलब हम लोग कभी भी पैसे के लिए, हमने कभी अपना उद्देश्य नहीं बनाया। और यदि कुछ ऐसा होता तो जो हॉस्पिटल में हमने मतलब जितना मतलब राशि खर्च करके हमने लगाया है, तो हम बहुत सारी ज़मीनें खरीद लेते, आज शायद वो 4 गुना 6 गुना हो जाती। लेकिन जो एक समाज सेवा का और एक मतलब आगे बढ़ने का जज्बा है, जो हमने सोचा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिसको मतलब हर परिवार को जिसकी जरूरत पड़ती है। तो यदि मान लीजिए हमें अरबपति करोड़पति बनने की ख्वाहिश होती, तो हम शायद जमीनों में इन्वेस्ट करते। ये इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। हाँ, जैसे कि और कई बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि अनिल जी को तो ना 1 रुपए स्क्वायर फुट में जमीन मिल गई, वो करोड़पति बन गए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जमीन मिली थी वो उद्देश्य आज भी आपने कायम रखा है। अब ये तो आप लोग बोलिए। हम क्या बोले लेकिन अब। ये आपके आपके विरोधी तो यही कहते हैं ना कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल के समय जमीन मिली और उससे उनको फायदा मिला ना, ये सारी चीजें, लेकिन एक पवित्र उद्देश्य शिक्षा का था। देखिए, और जी जी देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब जो राजनीति से लाभ किसको नहीं मिला है। सही बात। मतलब मैं नाम गिनाना नहीं चाहूंगी, हमारे शहर में कितने लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति से लाभ मिला है, हमें भी मिला है। यदि हम लोग चाहते तो ये जमीन उस समय कौड़ियों के दाम में थी, लेकिन हम लोग उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें उपलब्ध कराई। हम लोग
हम लोग भी खरीद सकते थे। हम लोगों ने जब कॉलेज बनाया तब हमने लोन लिया और वो लोन आज तक चल रहा है। और आज जो लोन है वो मतलब एक बहुत बड़े लेवल का चल रहा है ना। लेकिन फिर भी हमने जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे हम उससे कभी नहीं हटे। आज जो हमने सोसाइटी को दिया है वो सोसाइटी खुद आंकलन करे। हम अपने मुंह से कहेंगे वो अच्छी बात नहीं होगी। आप राकेश भाई यदि कह रहे हैं तो आप कहेंगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं अभी अपने शब्दों में कहूंगी कि भाई हमने सोसाइटी को ये दिया वो दिया तो कई बार और हमारे देखिए विरोधी जो है मैं उनको कभी अपना विरोधी नहीं मानती हूँ, मैं उनको नतमस्तक करती हूँ। आज आपके इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारे साहस को बढ़ाया है। क्योंकि जब आलोचक होते हैं, मैं आलोचकों की निंदा कभी नहीं करती हूँ। जो आलोचक होते हैं हम उनकी वजह से आगे बढ़ते हैं, हमें एक साहस आता है, अच्छा उन्होंने ऐसा कहा हम और अच्छा करके बताएंगे, उन्होंने ऐसा कहा हम और अच्छा करके बताएंगे। कभी तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। और ये भी सही है कि जितने भी हमारे आलोचक हैं वो मन से हमें जरूर समझते होंगे, उनको पता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनके विचार अच्छे हैं, ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वातावरण, परिवेश, राजनीतिक विचारधारा या फिर और कोई उनके मन में किसी प्रकार के भाव यदि आते और यदि वो कहते हैं तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आज मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमें मार्गदर्शन करते रहिए आलोचनाओं के माध्यम से और हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगी श्रीमती माधुरी जी चौरसिया और जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमसे रूबरू हो रही हैं ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर कुलाधिपति श्रीमती माधुरी जी चौरसिया। हम उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं और वे अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैडम, आपका पुनः ब्रेक के बाद स्वागत है। जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, परिवार की बात की, एक विषय हमारा छोटा राजनीति। आपको जिस परिवार में आई वहाँ पर राजनीति भी हुई। अनिल जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, सेवा दल से जुड़े हुए थे और आपने भी राजनीति को इस्तेमाल किया। कैसे राजनीति में आप आए और फिर कैसे राजनीति में दूर हो गए? भैया मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से शुरू करूंगी। हम खुद को डटे रहना इस बवंडर में, हम खुद को डटे रहना इस बवंडर में, आंखें बंद पर विश्वास रखना समंदर में। ये तेज हवा, ये तेज लहर सब निकल जाएंगे, विश्वास रखना ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। इस बात से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने सपने तो देखे आसमान के, मैंने सपने तो देखे आसमान के, लेकिन अपने पैर रखे ज़मीं पर, लेकिन अपने पैर रखे ज़मीं पर। अब बात आपने की है राजनीति की, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अनिल जी चौरसिया बहुत सालों से, लगभग 45-50 सालों से एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हैं। वे छात्र नेता के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज का चुनाव लड़ा, वे अध्यक्ष बने। उसके बाद वे राष्ट्रीय कांग्रेस में आए, छात्र परिषद में आए, युवक कांग्रेस में आए, सेवा दल में आए, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बने, अभी जिलाध्यक्ष हैं। तो हम इस बात को नहीं नकार सकते कि हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। अब रहा विचारों का, तो मैं तो ये कहूँगी कि कुछ बातें मुझे कांग्रेस की अच्छी लगती हैं और कुछ बातें मुझे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लगती हैं। तो मेरी जो विचारधारा है वो बीच की है। लेकिन चूंकि मैं जुड़ी हुई अनिल चौरसिया जी से, तो निश्चित रूप से चाहे मैं किसी भी विचारधारा की हूँ, लेकिन लोग तो मुझे कांग्रेस का मानेंगे। और भाई ठीक है भैया, मानो,
हम भी कांग्रेस, आप यदि मानते हो तो हम भी हो जाते हैं। और हम ये तो कह ही नहीं रहे हैं कि हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम बीजेपी को पसंद नहीं करते। हम तो राजनीति से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो तटस्थ हैं। आपने कहा कि राजनीति में आई, आपने देखा होगा कि ना मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग अटेंड करी और ना मैंने कभी कांग्रेस की कोई मीटिंग अटेंड करी। लेकिन ये जरूर है कि जब भी चुनाव आते हैं, मेरे सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है, उसकी वजह से लोग मेरा नाम एक राजनीतिक मतलब व्यक्तित्व के रूप में देखना पसंद करते हैं। मैं खुद नहीं, जनता देखना पसंद करती है। जब शुरुआत में जब भी कोई चुनाव आता है, हमारे एक बड़े भाई है सुरेंद्र सेठी जी, वो मुझे विधायक का टिकट भी दिलाते हैं, मुझे सांसद का टिकट भी दिलाते हैं, मुझे राज्यसभा का टिकट भी दिलाते हैं। उनके अखबारों में मुझे सारे टिकट मिलते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने कभी कांग्रेस के बैनर तले कोई चुनाव लड़ा? मैंने कांग्रेस के बैनर तले नहीं लड़ा, चूंकि अनिल चौरसिया जी जो है वो मतलब मेरे पति देव, वो उससे कांग्रेस को जुड़े हुए हैं। तो उनकी जब भी इच्छा होती थी, महिला टिकट हुआ तो माधुरी चुनाव लड़ेगी, तुमको चुनाव लड़ना है, तुमको नगर पालिका अध्यक्ष बनना है, यदि तुम्हें विधायक का टिकट मिलना है तो तुम्हें लड़ना है। लेकिन मेरी कभी भी, रियली कह रही हूँ आकिब भाई, मेरी कभी भी राजनीति में रहने की इच्छा नहीं हुई है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब परिवार में रहते हैं, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, मैं तुम्हें इतना ऊंचा ले गया हूँ, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती। कुछ छोटा सा इमोशनली ब्लैकमेल भी पति करते हैं, तो उनके इमोशनली ब्लैकमेल करने के कारण मैंने चुनाव लड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और जो है मैंने निर्दलीय के तौर पे लड़ा। और मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन बाकी लोगों को बहुत विश्वास था कि ये महिला बहुत योग्य है, ये महिला नगर पालिका अध्यक्ष बन सकती है। तो ऐसे करके कुछ परिस्थितियां बनी तो लड़ा, चुनाव लड़ा तो लड़ा, उसमें क्या हुआ, क्योंकि गलत काम तो किया नहीं भैया। चुनाव लड़ा और वोट भी अच्छे खासे जीते, 7,500 वोट मिले थे, तो किसी निर्दलीय व्यक्ति को नहीं मिलते। तो लोगों का प्यार, लोगों की भावना, सद्भावना, अब लोग भी क्या करें, कांग्रेस के पंजे से जुड़े। कहा जाता है कि जिस समय आपने चुनाव लड़ा था तब त्रिकोणीय स्थिति बनी थी। आप निर्दलीय थे, कांग्रेस से नीता दुआ जी थी, बीजेपी से जयश्री शर्मा जी थी। तो आपने उस समय कहते हैं कि आपकी उस समय पकड़ कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में थी, तो बीजेपी के ज्यादा वोट कवर कर लिए थे आपने और बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। ये तो जनता का प्यार है ना। मैंने आपको क्या बोला कि मतलब मेरी जो विचारधारा है उसके प्रति उन लोगों का आकर्षण रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दिए। जो मैं मतलब मेरे प्रति उनके जो सद्भावना है, मेरे प्रति जो उनका प्यार है, मेरे प्रति जो उनका स्नेह है, मेरे प्रति जो उनका आशीर्वाद है, मेरे प्रति जो उनकी शुभकामनाएं हैं, उसके कारण मुझे लोगों ने वोट दिए। अब हार जीत तो चलती है। कई बार विधानसभा की दावेदारी में भी आपका नाम प्रबलता से आता है। 1-2 बार आप दावेदारी पेश करने भी गांधी भवन आए थे। वो मैंने आपको बोला था ना, इमोशनली ब्लैकमेल, एक बार भी गई थी। चलना अच्छा, आगे क्या इच्छा है कि अगर है उम्मीद कोई चुनाव लड़ने की? नहीं ना, मेरी कभी भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रही है। दिल से यदि पूछे, कभी भी मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे वेल विशर्स हैं, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है मंजिल डोसी, मेरे बहुत अच्छे भाई साहब है जिनेन डोसी उन लोग का वो भी मतलब मेरे प्रति सद्भावना रखते हैं, और उनका मतलब कुल मिला के कई लोग ऐसे हैं जो मुझे इस रूप में देखना चाहते हैं। पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे राजनीति के दलदल में नहीं फंसना है। राजनीति एक ऐसा दलदल है जो अंदर गया वो जो है एक मतलब निष्कलंक होके कभी नहीं निकलेगा वो, है ना। और मतलब उस अनावश्यक तनाव ज़्यादा है, मतलब बहुत तनाव है। और मतलब आप है ना, कितने भी बड़े नेता बन जाओ, आप में कितनी भी खूबियाँ हो, लेकिन आप इतने सारे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को मतलब जो है पूरा नहीं कर सकते। और यदि आपने किसी एक की भी पूरा नहीं करी तो विरोध तो होगा आपका। भाजपा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है। अब उसमें तो क्या, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ हर दल में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। तो जो अच्छी हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है? अब छोड़िए, आगे बढ़िए। बाल कवि बैरागी जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिला है, और कोई किस्सा है दादा बैरागी को याद करते हुए आपके? दादा बैरागी के बारे में मैं आपको खुद बताना चाहती थी। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगी।
जो दादा जो हैं वो मेरे पापा जब गए थे, मेरे पापा 2006 में कैंसर बीमारी से पीड़ित होकर बहुत मतलब 65 साल की उम्र में जब उनका देहांत हुआ था, तो उस समय मैं दादा के पास गई थी मिलने। तो दादा ने मुझे कहा था कि बेटा मैं हूँ ना। तो मैं हूँ ना, जो वो शब्द थे 3, मैं हूँ ना, वो मुझे आज दिन तक याद है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने इस बात को मुझे हर पल महसूस भी कराया। उन्होंने ये माना कि मैं उनकी बेटी, उनके बच्चे नहीं थे, मतलब बेटी नहीं थी उनकी, बच्चे सॉरी, जो उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, ये मुझे पता है। उन्होंने मुझे हमेशा पिता के रूप में आशीर्वाद दिया। और पितृत्व जो स्नेह कि किसी भी पुत्री को आकांक्षा रहती है, मैंने हमेशा उनसे पाया। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे कई बार मार्गदर्शन भी दिया, कई बार वो एक आध बार वो मतलब डांटा नहीं, लेकिन थोड़ा सा किसी विशेष तौर पर चुनाव लड़ने के बाद जब मैं उनसे मिलना गई थी, तब उन्होंने कहा बेटा तुम तो मेरे सामने आंसू भवा रही हो, मैं तो आंसू भी नहीं भवा सकता। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद तो मतलब कुल मिला के दादा जो है, मैं उनको जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। एक चीज थी कि कहा जाता है कि दादा बैरागी साहित्यिक रूप में बहुत प्रसिद्ध थे जी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति करने के कारण उनके कद को कम आंका जाता था। नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनके जो विरोधी दल के नेता हैं, वो विरोधी दल के जो लोग हैं, वो भी उनको उतना ही मान सम्मान देते थे। और जो है ना, मतलब उन्होंने इस देश की जो मतलब लाल किले से उन्होंने जब वो कविता पढ़ते थे, उस समय लोग उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखते थे, लोग उन्हें एक अच्छे कवि, विश्व प्रसिद्ध कवि के रूप में देखते थे। ऐसा नहीं कुछ, वो तो देखिए ऐसा है, जो कई लोग होते हैं जैसे बड़े बड़े नेता होते हैं, वो मंचों पर अलग होते हैं, लेकिन जो उनके भाव होते हैं, जो उनके साथ में उठना बैठना लोगों के साथ होता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और वो दादा के साथ तो कम से कम ऐसा है, क्योंकि दादा को बहुत लोगों ने प्यार दिया है और उतना प्यार शायद किसी कवि को मिला होगा। दादा बैरागी राजनीति में एक अलग रूप रहता था, काव्य पाठ एक अलग रूप होता था। आपने किस तरह के शिष्य और किस तरह की शिक्षा ग्रहण की उनसे, साहित्यकार के रूप में, राजनीतिक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में? मैंने दादा से मैंने उनको साहित्यकार के रूप में ज़्यादा मतलब पसंद किया है। राजनेता तो अब चूँकि मेरा अपना ज़्यादा मतलब राजनीतिक दृष्टि से मेरी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं और रुचि नहीं रहती है, तो ये बात तो तय है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और लेकिन उनका जो साहित्यकार का जो रूप था, उसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनकी जो कविताएं हैं, जो उनकी भाषाएं हैं, जो उनकी भाषा थी, जो उनका बोलने का तरीका था, जो उन्होंने मतलब सूर्य को ललकारते थे वो अपनी कविताओं में, उन्होंने सूर्य को ललकारा है अपनी कविता में। और जो मतलब वो उनके लिए वो कहा करते थे कि राजनीति तो मेरे पैर की जूती है और साहित्य जो है वो मेरे सिर का ताज है। और उन्होंने ताज जिंदगी निभाया। और वो ये भी कहा करते थे कि यदि राजनीति मेरे आड़े आई तो मैं राजनीति को लात मार के अलग कर दूंगा और साहित्य जो है वो मेरा मतलब कर्म रहेगा और मैं उसी पे चलूंगा और वो उसी पे चले, जीवन भर उसी पे चले। पुस्तकें भी लिखी आपने? हाँ, मैंने मतलब सामाजिक हमारी एक शक्ति संदेश पत्रिका चौरसिया समाज की निकली है, तो मैंने नियमित सालों तक संपादन किया है। इसके अलावा हमने पथ के प्रदीप निकाली थी, मैं मंजुला धीर जी जो कि एक अच्छी कवित्री हैं, उनके साथ में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के, नीमच के लोग जिन्होंने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उसके हमने इंटरव्यूज़ लिए थे। आदरणीय आर.वी. गोयल साहब दशपुर एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा स्थान दिया था। उसके बाद हमने उसे पुस्तक के तौर पर प्रकाशित किया था। और मेरी एक शिक्षा एक सार्थक परिसंवाद निकली है और बहुत सारे आलेख नगर मतलब राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। डॉक्टरेट भी की उपाधि भी ली आपने, किसमें पीएचडी किया? मैंने आपको मेरी शिक्षा की कहानी अधूरी रह गई थी। मैंने आपको बताया था मैंने एमए करके मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी, लेकिन जब मैंने कॉलेज खोला, बीएड कॉलेज 2003 में हमने बीएड कॉलेज खोला, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को अपनी पढ़ाई बहुत आगे बढ़ानी चाहिए, कम से कम बच्चों से ज़्यादा तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। तो फिर मैंने अपना बीएड का फॉर्म भरा था
और मेरी कॉलेज में एडमिशन हुआ था, मैंने जावरा से मेरा नंबर आया था तो मैंने वहाँ से बीएड किया। फिर मैंने एमएड जो है वो सुजतिया कॉलेज भानपुरा से किया, और बीच में मैंने 2-3 विषय में प्राइवेट एमए किया, और बाद में फिर मुझे पीएचडी मैंने अजमेर से की। तो कुल मिला के फिर मेरी शिक्षा काफ़ी सालों तक चली, और मेरी शिक्षा जो है वह 2013 तक चली। और वैसे मैं एक विद्यार्थी आज भी हूँ, यदि मुझे चींटी से भी सीखने को मिले तो मैं सीखती हूँ। जी जी। लगभग कितनी डिग्री होगी मैम? क्या राकेश भाई नहीं फिर भी आपने डीएड, एमएड, बीए, फिर पीएचडी, लगभग मतलब ये लगातार मतलब पढ़ती भी रही, पढ़ाती भी रही, और जीवन का संघर्ष चलता रहा। हाँ, मुझे क्लास लेना बहुत अच्छा लगता है। मेरे स्टूडेंट्स के साथ में मैं सबसे ज़्यादा अभी भी क्लास लेते हो? मतलब प्रायः हर दिन तो नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत, मुझे क्लास में अच्छा लगता है। जब भी कभी मैं फ्री होती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, और बच्चों के सामने कौन सी क्लास के बच्चे? मैं बीएड के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे बच्चों के सामने बहुत अच्छा लगता है। और शायद आप देख रहे हैं कि मेरे 60 के दशक मैंने पार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है वो अपने आप को आज भी मैं मतलब बच्चा ही समझती हूँ। मतलब बच्चों के बीच में रहती हूँ तो बच्चा समझती हूँ, और अपने आप को मतलब इस रूप में लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। 1.5 घंटा प्रतिदिन मैं योगासन, प्राणायाम और एरोबिक्स जो भी मुझसे होता है वो सब करती हूँ। उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है, और मैं खान पीन पे ध्यान रखती हूँ ताकि मैं स्वस्थ रहूँ, क्योंकि मुझे अपने जो हमारे संस्थान है उसके लिए आपकी बहू भी आपके परिचितों पर चल रही है, और उन्होंने भी डॉक्टरेट की उपाधि ले ली है। हाँ, मैनेजमेंट में पीएचडी उन्होंने किया है, और वो उसके साथ में मेरी बेटी अभिरुचि और डॉक्टर गरिमा, दोनों मेरी बहू और बेटी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। गरिमा के बारे में तो आप जानते ही हो, सामाजिक और साहित्यिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में वो आगे है। इसी तरह से मेरी बेटी अभिरुचि और मेरे जमाई जी प्रणय जी चौरसिया, उनके साथ में मिलकर एक अच्छा कॉलेज वहाँ पे देवास में चला रहे हैं, जिसमें पाँच पाठ्यक्रम अभी चल रहे हैं, और ये लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं मतलब अपने आप को स्वस्थ रखूं, फिट रखूं, और अपने दिमाग की एक्सरसाइज भी मेरी नियमित रहती है। मेरा मतलब मैं पढ़ती लिखती रहती हूँ, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो ये सब मेरा चल रहा है नियमित क्रम। जब तक आज के दौर में देखा गया है कि महिला को आपने जब शुरुआत की तब काफ़ी कठिन दौर था, आज वो दौर ले रहा है। फिर भी ऐसा क्या किया जाए जो महिलाओं को अच्छी प्रेरणा मिले? महिला तो जो होती है कभी ना कभी माँ बनती है, और माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। तो माँ अपने परिवार में अच्छा वातावरण रखे, और जो पुरुष वर्ग है, जो परिवार के पति हैं, बेटे हैं, वो घर में महिलाओं का सम्मान करें, तो एक पवित्र वातावरण घर में रहे, और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। महिलाएं शिक्षित हों, सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा के साथ में संस्कारित हों, और शिक्षा और संस्कार जब साथ में जुड़ते हैं तो महिलाएं ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं एक नहीं 2 परिवार को प्रफुल्लित करती है, पल्लवित करती है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि महिला जो होती है वो एक कभी ना कभी शादी करके माँ बनती है, तो वो निश्चित रूप से एक घर से छोड़कर जब दूसरे घर में जाती है, एक परिवार के संस्कार और दूसरे परिवार के संस्कारों में सामंजस्य बिठाती है और अपने परिवार को आगे ले जाती है। कोई भी महिला, चाहे वो घरेलू भी महिला है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो मतलब गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है, उसके जो 2 पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी, ये दोनों मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। और यदि एक पहिया भी डगमगाया तो गृहस्थी की गाड़ी बिगड़ जाती है, और परिवार की गाड़ी बिगड़ जाती है। और जब परिवार बिगड़ेगा तो समाज बिगड़ेगा, समाज बिगड़ेगा तो राष्ट्र बिगड़ेगा, राष्ट्र बिगड़ेगा तो ये वसुंधरा बिगड़ेगी। इसलिए परिवार को सुशिक्षित, संस्कृत बनाने के लिए महिला का सुशिक्षित और सुसंस्कृत होना आवश्यक है। और जो एक सुशिक्षित और एक सुसंस्कृत महिला ही समाज के लिए मतलब उच्च मूल्यों को स्थापित करती है। धन्यवाद। तो आप थे माधुरी जी चौरसिया, ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति,
आज हमारे नीमच, हाँ सॉरी, डॉक्टर माधुरी चौरसिया जी। जी मैडम, चलते चलते कोई कविता याद हो तो सुना दें। छोटी सी लाइन है, सबके लिए कहना चाहूंगी। पढ़ दूंगा? हाँ पढ़ दी ना, आप लिख के भी ला दीजिए। कहते हैं हर बात जुबा से हम इशारा नहीं करते, कहते हैं हर बात जुबा से हम इशारा नहीं करते, आसमान पर चलने वाले जमी पर गुजारा नहीं करते, हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में, हर हालात को बदलने की हिम्मत है हम में, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये महिलाओं को समर्पित कविता की 4 पंक्तियों के साथ मैं राकेश भाई आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर माधुरी चौरसिया, ज्ञानोदय विश्वविद्यालय की कुलाधिपति, जिन्होंने आज हमारे सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने जो विचार रखे, किस तरह से हमने जाना कि उन्होंने संघर्ष के दौर से सफलता का शिखर छुआ और आज वे नीमच ही नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बन चुकी है और उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो घर की दहलीज नहीं उंगाल सकती, जो परेशानियां जूझती रहती हैं, और ऐसी महिलाओं के लिए वे एक प्रेरणा बनकर उभरी है। और नीमच में उन्होंने जो ज्ञान का प्रचार किया, जो स्कूल से विश्वविद्यालय तक का सफर किया, वह अद्भुत है और असंभव था जिसे संभव कर दिखाया। तो नीमच टुडे के अगले कार्यक्रम में हम फिर आपसे को रूबरू कराएंगे किसी अन्य हस्ती से। देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।